हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने दो टॉपिक्स को स्टडी करा। सबसे पहले वर्क और उसके बाद हमने एनर्जी, और फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। और एक खास बात पता चली कि जो वर्क और एनर्जी है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। विदाउट एनर्जी नो वर्क इज पॉसिबल। अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो एक वर्क कर सकता है, यानी वर्क करने के लिए हमें एक सर्टेन एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी। हमारे पास अलग अलग तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है, जिसमें से एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का सेंस यही हुआ कि हम, जो कि काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी वर्क के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नेल है और एक हैमर है और हम उसको बहुत ही क्लोजली ऐसे हल्का सा ऐसे हिट करेंगे, तो वो नेल शायद दीवार में पेनिट्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो हैमर है उसको बहुत ही हल्के से ऐसे हिट करते हैं। लेकिन अगर उसी हैमर को हम बड़ी दूर से ऐसे लेके आते हैं और हिट करते हैं, तो वो जो नेल है वो दीवार में पेनिट्रेट हो जाती है। व्हाई? क्योंकि वो जो हैमर है वो बड़ी तेजी से आता है, यानी उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हैमर को हम बड़ी तेजी से लेकर आते हैं तो हैमर के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी नेल को दीवार के अंदर क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, यानी एक वर्क करती है। सिमिलरली जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो टरबाइन होता है, ठीक है, ऊपर से वाटरफॉल होता है, तो टरबाइन में कुछ ब्लेड होते हैं, तो वाटरफॉल से जो वाटर आता है और वो नीचे आके टरबाइन को क्या करता है, हिट करता है, तो उसके ब्लेड घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो यानी वो जो वाटरफॉल का वाटर है वो नीचे आया, तो उसके पास क्या थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी, और वो टरबाइन के ब्लेड को हिट करता है, टरबाइन के ब्लेड क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ऐसी हमारे जो विंड मिल होते हैं, तो जब एयर आती है तो एयर के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक जो एयर है वो विंड मिल के ब्लेड को क्या करती है, हिट करती है, तो वो ब्लेड मूव करते हैं और एक वर्क होता है। तो यानी हमने देखा कि हमारे नेचर में वी हैव some body which possess kinetic energy, और उस काइनेटिक एनर्जी से वो बॉडी क्या करती है, कुछ वर्क करती हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, स्नूकर का गेम होता है, तो जो प्लेयर होता है वो अपनी स्टिक से एक बॉल को क्या करता है, हिट करता है, और वो बॉल चलने लगती है, तो उस बॉल के अंदर क्या गई, काइनेटिक एनर्जी, और वो बॉल जब जाके दूसरे बॉल को हिट करता है, तो यानी उसने अपनी उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और वो दूसरी बॉल को हिट करता है, तो देखते हैं दूसरी बॉल भी चलने लगती है, यानी वो वर्क करती है। नॉर्मली हम अपने घर में कैरम का गेम खेलते हैं, कैरम, तो कैरम का जो गेम है वो कब पॉसिबल है, वो केवल काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल है। अगर आप हिट करते हैं, कैरम बोर्ड में क्या होता है कि एक गोटी को आप हिट करते हैं तो वो चलती है, यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, और वो जाके दूसरी गोटी को क्या करती है, हिट करती है, और फिर वो चलने लगती है। लेकिन अगर आप पहले वाले को काइनेटिक एनर्जी नहीं दोगे तो गेम पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमारी लाइफ में वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि हम किसी को काइनेटिक एनर्जी देते हैं और वो फिर बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, कि देखिए, काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी गेन बाय अ बॉडी। ये एक एनर्जी है जो किसी बॉडी को मिलती है। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है जो किसी बॉडी को क्या मिलती है, गेन होती है। हम किसी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, कब, इट इज द एनर्जी गेन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी।
यानी अगर हम किसी बॉडी को वेलोसिटी देते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। हम नेल को दीवार में पेनिट्रेट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हैमर है और हैमर को हम बड़ी तेजी से लेकर आते हैं, यानी हैमर को हम एक वेलोसिटी देते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी से ही वो एक वर्क करता है, क्या, नेल को दीवार में पेनिट्रेट कर देता है। मान लीजिए फुटबॉल का गेम है तो प्लेयर है, प्लेयर ने क्या करा, फुटबॉल को हिट किया अपने पैरों से और फुटबॉल चलने लगा, तो यानी उसके अंदर क्या आ गया, एक वेलोसिटी। और वेलोसिटी आते ही फुटबॉल के अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी बॉडी को क्या देना है, काइनेटिक एनर्जी देना है, तो यानी हमें उस बॉडी को क्या देना पड़ेगा, पहले एक वेलोसिटी देना पड़ेगा। यानी जिस बॉडी के पास वेलोसिटी आ जाएगा उसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इट इज द एनर्जी गेन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल किस किस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वैसे तो वी हैव अ लॉट ऑफ बॉडी, इनफाइनाइट एग्जांपल हम लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हैमर, अगर हमारे पास एक हैमर है, हैमर, मूविंग हैमर, ठीक है, मूविंग हैमर हैव, मूविंग हैमर हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू विच नेल पेनिट्रेट इनटू वॉल, ठीक है। हैमर के अंदर जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर हम ऐसे करेंगे तो कम पेनिट्रेट होगी और बड़ी तेजी से लाएंगे तो ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगी। दूसरा, वाटरफॉल, ऊपर से जो पानी गिरता है, वाटरफॉल हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच blade of turbine rotate। देखिए ऊपर से पानी गिरता है ऐसे, ये ऊपर से वाटर गिरता है, ये इस तरह से ऊपर से पानी आएगा और नीचे क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड होते हैं, ये ऐसे ब्लेड होते हैं, ये मशीन होती है टरबाइन। तो जैसे ये वाटर आके इसको हिट करता है, ये तो ये ब्लेड क्या करते हैं, ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जो वाटर है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये वाटर आके इसको हिट करेगा और ये घूमना शुरू कर देता है और हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और क्या हो सकता है, जैसे एयर, मूविंग एयर have kinetic energy due to which blade of windmill rotate। देखिए हमारे पास आपने देखा होगा ये ऐसे बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, ये ठीक है, यहां से एयर आता है, मूविंग एयर, जिसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एयर आके क्या करती है, ऐसे हिट करती है, तो ये ब्लेड क्या करना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू करते हैं और हमें कुछ ना कुछ क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। तो मैंने बोला प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हैं, अगर हम अपने नेचर में देखें तो पता चलेगा हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां बॉडी के पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है और वो उस काइनेटिक एनर्जी से क्या करती है, हमें हेल्प करती है एक सर्टेन वर्क प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी विल ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम ये देखेंगे कि भाई जिसके बारे में हमने इतनी सारी बातें करी हैं उसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे।
चलिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ट्राई करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। बहुत ही इजी है। ओके, एक छोटा सा केस हम एज्यूम करते हैं। लेट वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m। ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास क्या है m, और ये किस लोकेशन पर है, a लोकेशन पर है। क्लियर? चलिए, तो और हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है इसके पास कुछ एक वेलोसिटी है, u वेलोसिटी। मान लीजिए इसके पास एक सर्टेन वेलोसिटी है u, ठीक है। ये जीरो भी हो सकती है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर ये मूविंग बॉडी है तो u का कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू होगा। मान लीजिए आफ्टर टाइम t ये बॉडी b लोकेशन पे आ जाता है और अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। क्लियर हो गया? और ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, और t टाइम बाद बॉडी a से क्या आ जाती है, b पर आ जाती है। और जब बॉडी a से b आ जाती है तो इस पर एक फोर्स वर्क करता है F। मान लीजिए ये जो बॉडी है, ये बॉडी a से b आती है अंडर द फोर्स F। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ओके प्यारे बच्चों, हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ma इंटू एक्स। इज दैट क्लियर? ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, अगर आपको याद हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। यहां s का काम कौन कर रहा है, x। हमने यहां डिस्प्लेसमेंट क्या लिया है, x। तो इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2x इंटू x। x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। ये हमने लिख लिया। और हम मान लेते हैं कि इनिशियली बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, और F फोर्स अप्लाई करने से हम ये मान के चलते हैं कि शुरू में जो बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पे है, और F फोर्स लगाने से बॉडी A से कहां जाती है, B पर आ जाती है। तो लेट U इज इक्वल टू 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और ये जो वर्क है यही हमारी क्या कहलाती है, सिंस ये जो वर्क है यही हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमें उस बॉडी का मास पता होना चाहिए और उस बॉडी की मूविंग वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो यहां से हमें दो बात पता चली। ये जो फॉर्मूला है हमें दो चीजें देता है, इंफॉर्मेशन देता है। नंबर एक, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास, यानी जितनी भी हैवी बॉडी होगी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी उनके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ आ गई? हायर द मास हायर द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क करने की कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इस बात को आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको यहाँ से अपने घर से बहुत ही ज्यादा, मान लीजिए दिल्ली जाना है या बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, तो आप साइकिल का इस्तेमाल करेंगे या कार का इस्तेमाल करेंगे? तो चूंकि
कार का मास साइकिल से क्या है, ज्यादा है, यानी कार में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो साइकिल के मुकाबले ज्यादा होगी, यानी कार जो है वो साइकिल के मुकाबले ज्यादा वर्क करेगी। क्या ये बात समझ आ गई? इज दैट क्लियर ना? ठीक है, चलिए, तो जिसके पास ज्यादा मास होगा वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा और वो क्या करेगा, उतना ही ज्यादा वर्क करेगा। मान लीजिए हैमर है, तो कभी आपने सोचा है कि जो हैमर है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो लोहे का ही क्यों बनाया जाता है, वो हिस्सा कागज का क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि लोहे का मास क्या होता है, आयरन का। जो हमारा हथौड़ा है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो लोहे का क्यों है? क्योंकि लोहे का मास क्या होता है, ज्यादा। तो जब हम हैमर को मूव कराते हैं तो वो जो आयरन पीस है उसको ऊपर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, वो वर्क ज्यादा करेगा, नेल पेनिट्रेट कर जाएगी। क्लियर हो गया? अगर हम हथौड़े के ऊपर मान लीजिए मिट्टी का वो जो ऊपर का हिस्सा है वो लोहे का क्यों बनाया, वो कागज का बना दो, रुई का बना दो, तो मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो यानी वर्क भी कम होगा। तो क्लियर हो गई ये बात? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हायर द मास हायर द काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात समझ आ गई? तो मास जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द मास हायर द वर्क, वो काइनेटिक एनर्जी, इंप्लाई दैट हायर द वर्क, उतना ही ज्यादा वर्क आपको मिलेगा। ऐसे ही दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पर, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा आप काइनेटिक एनर्जी और उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसकी बताइए क्या, वो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है ना? हायर द वेलोसिटी हायर द काइनेटिक एनर्जी। तो ये थोड़ी सी बातें आपको समझनी चाहिए। So students, this is all about the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल हमने आपको बताए, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी किन दो टर्म पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद फाइनली अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। दूसरा इसका जो डायमेंशन होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एनर्जी होती है सभी के डायमेंशन रट लीजिए, ml2t-2, और इसका जो नेचर होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इज स्केलर। मैंने ये आपको बताया था जितनी भी एनर्जी होती है दे ऑल आर स्केलर। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।